नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। दोस्तों, अभी तक हमने रेशो की टोटल 14 क्लास पढ़ी और उसमें हमने रेशो के टोटल 111 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं आशा करता हूं कि वे क्वेश्चन सारे ही आपको बेहद पसंद आए होंगे और आपने वे सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेशो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 112 से हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 112, एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स को 3 आकारों के पैकेटों में बेचता है। 3 आकारों के पैकेटों में बेचता है। एक तो बड़ा है, एक सुपर है और एक जंबो है। यानी कि पॉपकॉर्न के जो पैकेट है वो अलग अलग ब्रांड के हैं। एक बड़े के नाम से बिकता है पॉपकॉर्न का पैकेट और एक सुपर के नाम से और एक जंबो के नाम से। ठीक है, इसके शेयरों में बड़े, सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या पॉपकॉर्न के लिए 7:17:16 के अनुपात में। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जो पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या है वो बड़े और सुपर और जंबो इन 3 ब्रांड के नाम से बिकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी संख्याओं का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 7:17:16 के अनुपात में। ठीक है, और चिप्स के लिए 6:15:14 के अनुपात में है। ठीक है, यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स पैकेटों के समान है। क्वेश्चन में ये बहुत बड़ी बात कह दी। क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेटों की संख्या, यानी कि पॉपकॉर्न पैकेटों की संख्या चिप्स के पैकेटों की संख्या के समान है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स, जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेटों की संख्या किस अनुपात में है? ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, भले इसमें 5-6 लाइन का ये क्वेश्चन लिखा हो। ठीक है, और ये प्रीवियस एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बेहद आसान है। आपको करना कैसे है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया भाई 3 ब्रांड है। एक तो है बिग यानी कि बड़ा, एक है सुपर और एक कौन सा दिया, जंबो। ये 3 ब्रांड के नाम से बिक रहे हैं पॉपकॉर्न और चिप्स। अब जो पॉपकॉर्न है, यानी कि जो पॉपकॉर्न है वो बड़ा, सुपर और जंबो इन 3 ब्रांड के नाम से बिकते हैं। बड़े के जो पैकेट है, सुपर के जो पैकेट है और जंबो के जो पैकेट है, इन सभी पैकेटों की जो संख्या का अनुपात दिया गया है वो 7:17:16 के अनुपात में, 7:17:16 के अनुपात में। ठीक है, और चिप्स के लिए 6:15:14 के अनुपात में है। चिप्स के लिए क्या दिया गया? चिप्स के लिए जो रेशियो दिया गया वो दिया गया है आपको 6:15:14 के अनुपात में है। ठीक है, यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स पैकेटों के समान है, यानी कि टोटल पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या चिप्स के टोटल पैकेटों की संख्या के बराबर है, यानी कि जितने पॉपकॉर्न पैकेटों की संख्या है उतनी ही चिप्स के पैकेटों की संख्या, ये दोनों आपस में क्या है, समान है। ठीक है, तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेटों की संख्या का अनुपात क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी इसने कि पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या चिप्स के पैकेटों की संख्या के समान है। यहां से ही क्वेश्चन की शुरुआत होगी। देखिए दोस्तों, अब पॉपकॉर्न में जो बड़े वाला ब्रांड है उसके कितने पैकेट है, 7 यूनिट, और जो सुपर वाला ब्रांड है उसके कितने पैकेट है, 17 यूनिट, और जंबो वाला ब्रांड है उसके कितने पैकेट है, 16 यूनिट। तो इस तरीके से टोटल पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या कितनी हुई? आप कहोगे सर 7 और 17 कितना हुआ, 24, 24 और 16 कितना हुआ, 40। इसका मतलब टोटल जो पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या आई वो कितनी आई, 40 यूनिट। कितनी आई, 40 यूनिट। ठीक है, इसी तरह अगर आप चिप्स के टोटल पैकेटों की संख्या निकालो तो 6 और 15 कितना दोस्तों, 21, 21 और 14 कितना, 35। तो आप कहोगे कि जो चिप्स के पैकेटों की संख्या आई वो कितनी आई, 35। चिप्स के पैकेटों की संख्या कितनी आई, 35। लेकिन क्वेश्चन वाले ने तो ये कहा कि जो पॉपकॉर्न के पैकेटों की कुल संख्या है वो चिप्स के पैकेटों की कुल संख्या के समान है।
तो क्या यहाँ पर पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या ये 40, ये चिप्स के पैकेटों की संख्या ये 35, ये दोनों आपस में समान आए? आप कहोगे नहीं सर ये समान नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस 40 को और 35 को आपस में समान करना है। 40 और 35 को आपस में क्या करना है दोस्तों? समान करना है। तो समान करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आप अच्छे से जानते हो कि जब भी दो नंबरों को हमें समान करना हो तो हम एलसीएम ले लेते हैं उनका। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। देखिए अगर मुझे एक नंबर 4 है और एक नंबर 5 है, तो मुझे अगर इन दोनों को समान बनाना है तो हम क्या करेंगे? 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम का मतलब है कि वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों संख्याओं से कट जाए। तो मेरे ख्याल से 20 से छोटा तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 4 से भी कटता हो और 5 से भी कटता हो। तो इसका मतलब 20 इन दोनों का एलसीएम है। तो 4 को भी 20 बनाना है, 5 को भी 20 बनाना है। 4 में 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20 तभी 20 बनेगा। और 5 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 तभी 20 बनेगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम वाली टेक्निक से दो नंबरों को समान कर लेते हैं। क्लियर हुई बात? तो हमें यहाँ पर 40 और 35 को करना क्या है? 40 और 35 को करना क्या है दोस्तों? समान करना है। ठीक है दोस्तों, 40 और 35 को करना क्या है? समान। तो आप ये देखिए 40 और 35 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा दोस्तों? वो होगा 280। वो कितना होगा? 280। अगर 40 को मुझे 280 बनाना है, क्योंकि 40 और 35 का एलसीएम है दोस्तों 280, और 280 मुझे 40 को बनाना है, तो आप कहोगे सर इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दो। भाई 7 चौक 28, 280 बन चुका। अगर मुझे इस 35 को भी 280 बनाना है तो इसमें मुझे 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 और 35 की मल्टीप्लाई करोगे तो ही 280 आएगा। अब आप देखो ये मैंने किया कैसे, इसको हमने समान कैसे किया? आप देखिए 40 का मतलब क्या है? आप कहोगे सर 40 का मतलब तो 5 8 40 होता है। और 35 का मतलब क्या है? आप कहोगे सर 35 का मतलब 5 7 35 होता है। 5 7 35। तो आपने यहां से एक चीज नोट की कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इस 40 में केवल मुझे 8 दिखता है, लेकिन 35 में मुझे केवल 7 दिखता है। अगर मैं इस 7 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दूं और इस 8 की मल्टीप्लाई इधर कर दूं, क्या ये अब ये दोनों चीज बराबर हो जाएगी? क्या ये अब दोनों चीज बराबर हो जाएगी? भाई 8 पंजे 40, 40 गुना 7 अब 280 हो गए। अभी है भाई 5 8 40 गुना 7 कितना हो गया? ये भी 280 हो गया। ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेना था तो मैं एलसीएम के लिए भी बता देता हूं एलसीएम कैसे लिया जाता है। एलसीएम कैसे लेते हैं? ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन कर लो। सबसे पहले 40 को लिख सकता हूं 5 8 40 और 35 को लिख सकता हूं मैं 5 7 35। यानी कि जो कॉमन नंबर होता है ना, कॉमन नंबर, जो कॉमन नंबर होता है उसकी हमेशा बड़ी पावर को लेना है। लेकिन यहाँ कॉमन नंबर मुझे 5 दिखता है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो इसका मतलब 5 की पावर 1 ही ली जाएगी, क्योंकि बड़ी 5 की पावर 1 से कोई बड़ी पावर नहीं है कॉमन नंबर में, तो बड़ी पावर 5 ही ली जाएगी। अब ये बताओ क्या और नंबर कोई कॉमन है? 7 कॉमन है? आप कहोगे नहीं। 8 कॉमन है? आप कहोगे नहीं। तो जो कॉमन नहीं होता उसको भी इंक्लूड करना होता है। तो 5 8 40 गुना 7 280। तो एलसीएम कितना है दोस्तों? 280। उम्मीद करता हूं कि आप एलसीएम तो सीख कर आए ही होंगे 12th क्लास में। ठीक है, तो ये चीजें बहुत छोटी सी चीज थी, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये फिर भी मैंने बता दिया आपको। देखिए तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन के कहने के मुताबिक मैंने इनको समान कर लिया। 40 और 35 को क्या कर लिया? समान कर लिया। और समान करने के लिए 40 और 35 का एलसीएम ले लिया 280। तो 40 को 280 बनाने के लिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दी और 35 को 280 बनाने के लिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अगर मैं इस 40 में 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पूरे रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई की। अगर मैं 35 में 8 की मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पूरे रेशियो में 8 से मल्टीप्लाई की। तभी तो 8 की मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में करोगे, तब इनको जोड़ोगे, तभी तो 280 के बराबर आएगा। जब मैं 7 की मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में कर दूंगा, रेशियो में मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं बड़े सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या को ऐड करूंगा तभी तो 280 के बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहता है कि जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेटों की संख्या किस अनुपात में। और आप ये जानते हैं
कि अगर आप किसी भी रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पर रत्ती फर्क नहीं पड़ता, यानी कि रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो अपरिवर्तित रहता है। क्लियर होगी बात? तो अगर आपने यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई की तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो फिर भी 7, 17 और 16 के रेशियो में ही रहेगा। अगर आपने इस रेशियो में 8 की मल्टीप्लाई की तो रेशियो पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो फिर भी उन संख्याओं में 6, 15 और 14 ही रहने वाला है। आप इस बात को जानते हो, मैं पहले ही बता के चल चुका हूं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि जंबो पॉपकॉर्न, अब जंबो तो ये रहा जंबो पॉपकॉर्न, यानी कि 16 यूनिट है, 16 यूनिट में 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो जंबो पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 112। भाई 16 सत्ते 112, ये जंबो पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या आई। लेकिन फिर क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि जंबो चिप्स का है 14 यूनिट, और 14 में मल्टीप्लाई आपने 8 की तो ये कितना हुआ जंबो चिप्स के पैकेटों की संख्या? ये भी कितनी हुई? आप कहोगे सर 112 हुई। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जंबो पॉपकॉर्न की पैकेटों की संख्या भी 112 और जंबो चिप्स के पैकेटों की संख्या भी 112? तो 112 से 112 कट जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर 1:1 आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा ही क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, मैंने बहुत धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लेन किया। तो आपका जो जवाब आया वो ए ऑप्शन आया। क्लियर हुई बात दोस्तों? देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, ए बी और सी के व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब खर्च, ए बी और सी के व्यय का अनुपात कितना दिया गया? 16:12:9, यानी कि 16:12:9। ठीक है, अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं, यदि ए बी और सी की कुल आय 35,700 रुपए है तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करो। इसका मतलब मुझे ज्ञात करना है कि ए की इनकम कितनी है, बी की इनकम कितनी है और सी की इनकम कितनी है, तीनों की अलग अलग इनकम मुझे प्राप्त करनी है। देखिए दोस्तों बहुत आसान सवाल है और यहां से हम दूसरे टाइप को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा टाइप है, वो पहले वाला टाइप खत्म हो गया था कल और ये दूसरा टाइप है। ठीक है, समझिए नेक्स्ट टाइप चला गया यहां से। ठीक है, समझिए भाई, ए बी और सी के व्यय का अनुपात। क्वेश्चन में ए बी और सी 3 लोग दिए गए हैं, ए बी और सी 3 लोग दिए गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है तो बहुत ध्यान से समझना है चीजों को। ठीक है, मैं इस टाइप के ऊपर आपको 2 से 3 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, समझिए, ए बी सी के एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे का अनुपात, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चे का अनुपात। तो व्यय, खर्चा व्यय बात एक ही है, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितने थे? 16:12:9। ये 16 यूनिट है, ये 12 यूनिट है और ये 9 यूनिट है। तो ए बी सी के खर्चे का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है आपको 16:12:9। ठीक है, अगर वे अपनी आय का 20%, अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं, आप यहां पे गौर देना, अगर 20% बचाता है ए अगर अपनी आय का 20% बचाता है तो आप कहोगे सर 80% खर्च करता होगा। इसका मतलब अगर 20% बचाता है तो 80% खर्च करता होगा और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 20 चौका 80, 20 पंजे 100। क्या 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 है? अरे फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब है कि हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखते हैं। देखिए अगर मैं लिखता हूं 80%, 80% का मतलब क्या है दोस्तों? 80/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 20 चौका 80, 20 पंजे 100। तो इस 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 4/5 होगी। देखिए 4/5 होगी। अब समझिए बात को,
अगर ए ने अपनी आय का 20% बचा लिया तो 80% खर्च किया होगा। अगर 80% खर्च किया होगा तो आप ये बताओ 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होगी। तो मैं ये कह सकता हूं अगर ए की आय टोटल 5 यूनिट है, अगर ए की आय टोटल 5 यूनिट है तो 5 में से उसने 4 यूनिट खर्च कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में तो 16 यूनिट खर्च कर रखा ना इन्हें, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 16। अगर 4 यूनिट 16 के बराबर है तो 1 यूनिट 4 के बराबर होगा। भाई 4 चौक 16, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 5 चौक 20। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए की जो इनकम का रेशियो होगा वो 20 यूनिट होगा। ये किसका रेशियो होगा? इनकम का रेशियो। ए की जो इनकम का रेशियो होगा वो कितना होगा दोस्तों? 20 यूनिट होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बी ने जो बचाया, बी ने कितना बचाया? 25% बचाया। अगर बी 25% बचाता है तो इसका मतलब 75% खर्च कर देगा। भाई अगर बी ने 25% बचा लिया तो 75% खर्च करेगा। और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25 × 75 और 25 चौका 100। भाई 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/4 होती है। 75% देखो ऐसे तो लिखते हो 75% को 75/100, तो 25 × 75, 25 चौका 100, 3/4 ये फ्रैक्शन वैल्यू ही। मैं एक एक चीज आपको बहुत ध्यान से, बहुत चीजों को बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि अगले क्वेश्चन भी इसी टाइप के ऊपर होंगे, तो इसको मैं बहुत डिटेल से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है? समझिए, क्वेश्चन में कहा गया कि अगर 25% बचाता है तो हम ये मान लें कि भाई 75% तो खर्च करेगा, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/4। अगर मैं ये कहूं कि बी का जो टोटल इनकम है वो 4 यूनिट है, तो 4 में से उसने 3 यूनिट खर्च कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है 12 कर दिया। तो 3 यूनिट अगर 12 के बराबर है तो 1 यूनिट 3 चौक 12, 1 यूनिट 4 के बराबर होगा, तो 4 यूनिट 16 के बराबर होगा। भाई 4 चौक 16, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई, तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 आएगी कि नहीं? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो बी की इनकम है वो 16 यूनिट है। बी की इनकम कितनी है? वो 16 यूनिट है। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर सी ने 40% बचाया, सी ने कितना बचाया? सी ने बचाया 40%। अगर सी 40% बचाता है तो क्या वो 60% खर्च नहीं कर देगा? भाई 100% अगर उसकी टोटल इनकम थी, 40% उसने बचा लिया तो 60% खर्च करेगा। और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 20 × 60, 20 × 100। देखियो 60% को मैं 60/100 लिखूं तो 20 × 60 और 20 × 100। क्या मैं 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 लिख सकता हूं? ठीक है, अगले क्वेश्चन में इस तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन में सारी चीजें आपको समझा रहा हूं। ठीक है, 40% अगर बचाता है तो 60% उसने खर्च कर दिया, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 × 60 और 20 × 100 यानी कि 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/5। अगर मैं ये कहूं कि सी की टोटल इनकम 5 यूनिट है तो 5 रुपए में से उसने 3 रुपए तो खर्च कर दिए। भाई 5 यूनिट में से उसने 3 यूनिट खर्च कर दिए, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि नहीं, सी ने तो 9 खर्च किया, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 15 के बराबर होगी। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि भाई सी की जो इनकम का रेशियो आया वो आपका 15 यूनिट आया। कितना आया? 15 यूनिट। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि मैं होशियार बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समझिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट को इसी को आगे कंटिन्यू करो। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां से इनकम का रेशियो निकाल लिया। भाई एक्सपेंडिचर का रेशियो तो दिया हुआ था, खर्चे का रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ था। मैंने यहां से एक्सपेंडिचर के रेशियो को तो दिया हुआ था, लेकिन इनकम का रेशियो नहीं दिया था। मैंने इनकम का रेशियो निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ABC की कुल आय कितनी है दोस्तों? 35,700। ABC की कुल आय है 35,700। आप ये बताओ, अगर A ने 20 यूनिट कमाए और B ने 16 यूनिट कमाए और C ने 15 यूनिट कमाए, तो तीनों की कुल इनकम कितनी हो गई? तीनों की जो कुल इनकम है वो कितनी हो गई? आप कहोगे 6 और 5 11, 1 51 यूनिट हो गई। भाई टोटल कितनी हो गई? 51 यूनिट। तीनों की कुल इनकम 51 यूनिट। भाई A ने 20 यूनिट कमाए, B ने 16 यूनिट कमाए, C ने 15 यूनिट कमाए, तो 15 और 16 31, 31 और 20 कितना होगा? 51। तो मैं ये कह सकता हूं कि तीनों की जो कुल आय है वो 51 यूनिट है। तीनों की कुल आय कितनी है दोस्तों? 51 यूनिट।
और 51 यूनिट किसके बराबर है? आप कहोगे सर 35,700 के बराबर है, 35,700 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फिर? आप कहोगे सर 700 के बराबर होगी, क्योंकि 51 सत्ते 357 होगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी? 700। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 700 है तो इस 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 दूनी 14, यानी कि 14,000। तो ऑप्शन वही, आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें 14,000 दिखाई देगा। तो 14,000 न तो इसमें दिखाई दे रहा, न 14,000 इसमें दिखाई दे रहा, और 14,000 इसमें दिखाई देता है। लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज भी हो सकता है कि भाई ये आगे मैच ना करे, ऑप्शन डी हो जाए, तो सारा ही निकालना पड़ेगा अब मुझे। ठीक है, चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि ए और बी में जो रेशो बनना चाहिए वो 20-16 का बनना चाहिए, यानी कि 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5-4 का रेशो बनना चाहिए। ए और बी की जो इनकम होगी उसमें 5 और 4 का रेशो बनना चाहिए, और जो बी और सी की इनकम होगी उसमें 16 और 15 का रेशो बनना चाहिए। तो 16 और 15, 15 सत्ते 105, 7 से काट दो तो 15, 7 से काटोगे तो 16, तो 16-15 का रेशो बनता है। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर होगी बात? अब देखिए 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, तो 11,200, 15 यूनिट की वैल्यू भाई, 15 सत्ते 105, 10,500। तो ए ऑप्शन ही इन सभी आंसर को सेटिस्फाई करता है। ए की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, बी की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, और सी की वैल्यू को भी सेटिस्फाई करता है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, देखिए ए, बी और सी अपनी आय का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर हो, तो बी की आय क्या होगी? तो आपसे पूछना चाहता है दोस्तों कि बी की इनकम क्या है टोटल। देखिए समझिए, क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास 3 प्राणी है, कौन कौन? ए, बी और सी, ए, बी और सी। और ए, बी और सी की जो बचत का अनुपात दिया है, सेविंग का जो अनुपात दिया है बचत का, वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है आपको 8:9:20, 8:9:20। अब क्वेश्चन में यहां पे देखो क्या दिया गया है कि ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है, यानी कि ए और सी की आय का अंतर दिया गया है। इसका मतलब मुझे ए, बी और सी की इनकम का रेशियो भी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे ए, बी, सी की इनकम का रेशियो भी चाहिए। बचत का रेशियो तो क्वेश्चन में दे दिया गया, लेकिन इनकम का रेशियो हमें खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए, बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करता है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ए ने 80% खर्च किया, अगर ए ने 80% खर्च किया अपनी इनकम का, तो फिर अपनी इनकम का कितना बचा लिया? आप कहोगे सर 20% बचा लिया। आप कहोगे कि 20% बचा लिया। क्या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है? क्या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है? भाई 20% का मतलब है 20/100, यानी कि 20 पंजे 100, 1/5। मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए की टोटल इनकम 5 यूनिट है, अगर ए की टोटल इनकम 5 यूनिट है, तो 5 में से 1 यूनिट बचा, तो ए ने कितना बचा? 1 यूनिट बचा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया ए ने तो 8 यूनिट बचा, तो क्या इस 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है? आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर 1 यूनिट 8 के बराबर है, फिर 5 यूनिट किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 40 के बराबर होगा। इसका मतलब ए की जो इनकम का रेशियो आया वो कितना है दोस्तों? 40 यूनिट आया। ए की इनकम का रेशियो कितना है? 40 यूनिट। ठीक इसी प्रकार अगर बी ने 85%, अगर बी ने कितना खर्च किया भाई? बी ने किया 85% खर्च। बी ने कितना किया? 85% खर्च। आप ये बताओ, अगर बी ने अपनी इनकम का 85% खर्च किया तो बचाया कितना? बोलो। आप कहोगे सर 15% बचाया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब है 3/20। भाई 15% का मतलब 15/100, यानी कि 5 3 15, 5 20 100, यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20। अगर मैं ये कहूं कि भाई
बी की जो टोटल इनकम है वो 20 यूनिट है। देखो हमेशा बटे की वैल्यू को हम टोटल इनकम काउंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि बी की टोटल इनकम 20 यूनिट है तो 20 यूनिट में से उसने बचाया कितना, आप कहोगे सर 3 यूनिट बचा। 20 यूनिट में से कितना बचाया, आप कहोगे 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं भाई बी ने तो 9 यूनिट बचाया, तो क्या 3 यूनिट 9 के बराबर है, आप कहोगे सर बिल्कुल 3 यूनिट 9 के बराबर है। तो 1 यूनिट 3 3 9, 1 यूनिट 3 3 9 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 3 60, यानी कि बी की जो टोटल इनकम का रेशियो हुआ वो कितना हुआ, आप कहोगे सर 60 यूनिट हुआ। कितना हुआ, 60 यूनिट, ठीक है। समझिए अब मुझे निकालना है किसका, सी का। सी ने कितना खर्च किया भाई, सी ने किया खर्च 75%, 75%। सी ने खर्च किया 75%। अगर सी अपनी आय का 75% खर्च करता है तो कितना बचाता है अपनी आय का, आप कहोगे सर 25% बचाता है। कितना बचाता है, 25%। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है मेरे भाई। अगर सी की टोटल इनकम 4 यूनिट है तो बचाया कितना, आप कहोगे 4 में से 1 यूनिट बचाया। लेकिन क्वेश्चन में आप 20 दिया हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 80। तो मैं ये कह सकता हूं कि सी की जो टोटल इनकम का रेशियो आया वो 80 यूनिट आया। कितना आया, 80 यूनिट। आप ये बताओ यहां तक कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा आपको, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझिए अब आगे, ठीक है। अब ये बताओ क्या मैं इस इनकम के रेशियो को सिंपलीफाई कर सकता हूं, आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकता हूं। 20 से पूरा रेशियो सिंपलीफाई हो रहा है, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20 तिये 60 और 20 चौक 80। तो ए बी सी की इनकम का जो रेशियो आया वो कितना है, आप कहोगे सर 2:3:4 आया। ए बी सी इनकम का रेशियो कितना है, 2:3:4। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और सी की आय का जो अंतर है वो 18,000 रुपए है। तो बी की आय क्या होगी, बी की आय क्या होगी, बी की आय कितनी है दोस्तों, 3 यूनिट। बी की आय है 3 यूनिट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आंसर भाई वो ऑप्शन होगा जो 3 से पूरा घटता होगा, 3 से पूरा घटता होगा। 24,000 भी 3 से घटता है, 30,000 भी 3 से घटता है, 27,000 भी, 36,000 भी, यानी कि सारे ऑप्शन 3 से घटते हैं। इससे तो हम कर नहीं सकते, अब पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और सी की आय में अंतर, यहां कितना है मेरे भाई, यहां पे अंतर है 2 और 4 में। आप कहोगे सर 2 और 4 में अंतर तो 2 यूनिट का है। 2 और 4 में अंतर कितना, 2 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया, 18,000 रुपए। क्वेश्चन में दिया गया है 18,000 रुपए। 2 यूनिट 18,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा मेरे भाई, 1 यूनिट होगा 9,000 के बराबर। 1 यूनिट होगा 9,000 के बराबर। लेकिन मुझे तो इस 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 3 यूनिट 3 27,000 के बराबर होगा। 3 27, यानी कि 27,000 रुपए बी की टोटल इनकम है। बी की टोटल इनकम कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, 27,000 रुपए। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या दिया गया है, पी क्यू तथा आर की आय का योग 1,39,200, 1,39,200 ये दिया गया है तीनों की कुल इनकम का योग, पी क्यू आर की। पी क्यू और आर क्रम से अपनी आय का 75%, 85 सही 5/7% और 63 सही 7/11% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 17:12:8 के अनुपात में है, फिर पी और आर के वेतन में क्या अंतर है। आपसे पूछना चाहता है कि पी और आर के वेतन में क्या अंतर है, डिफरेंस है। बहुत तगड़ा सवाल है, दरिंदगी भरा हुआ सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बस थोड़ी कैलकुलेशन, 85 सही 5/7% और 63 सही 7/11%, इससे थोड़ा देखने को आपको लग रहा होगा कि टफ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए। ऐसा नहीं है कि दरिंदगी भरा सवाल हो, है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 115, पी क्यू आर की आय का योग दिया हुआ है, ठीक है। इसमें किसका रेशियो दिया गया है, बचत का रेशियो दिया गया है। पी क्यू आर 3 प्राणी है क्वेश्चन में, पी क्यू आर, और इनकी बचत का रेशियो 17:12:8, 17:12 और 8, ये सेविंग का रेशियो है। किसकी,
ये है पी क्यू आर की सेविंग का रेशियो, यानी कि एस फॉर सेविंग, बचत का रेशियो, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, पी और आर के वेतन में क्या अंतर है। इसका मतलब पी और आर के वेतन में अंतर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पी क्यू आर के इनकम का रेशियो। तो पी क्यू आर के इनकम का रेशियो और निकालना है, यानी कि इनकम का रेशियो हमें और प्राप्त करना है इनकम का, ठीक है। पी क्यू आर के इनकम का रेशियो चाहिए मुझे। अब एक बात बताओ आप, अगर पी ने 75% खर्च किया, अगर पी ने अपनी टोटल इनकम का 75% खर्च किया, तो आप मुझे बताओ बचाया कितना। आप कहोगे सर 25% बचा। आप कितना कहोगे सर, 25% बचा। अगर 25% बचा तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। यानी कि अगर मैं ए की आए 4 यूनिट मान लूं, तो 4 में से उसने कितना बचाया मेरे भाई, आप कहोगे सर 1 यूनिट बचा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 17। तो 1 यूनिट 17 के बराबर है कि नहीं, 1 यूनिट 17 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 17 चौका 68। तो मैं कह सकता हूं कि भाई पी की जो इनकम का रेशियो आया वो 68 यूनिट आया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट हो, ठीक है। समझिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा, फिर क्वेश्चन में ये कहा गया फिर कि भाई Q जो है वो 85 सही 5/7% खर्च करता है। 85 सही 5/7%, 85 सही 5/7% खर्च करता है। कौन करता है 85 सही 5/7%, क्यों करता है। अब आप एक बात समझना भाई, 85 सही 5/7, इस 7 को देख के क्या तुम्हें ये बात याद आई कुछ, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। ये सब चीज हम जब परसेंटेज पढ़ेंगे तब मैं इन सबको बताऊंगा, ठीक है। आप अभी समझिए भाई, 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7 होती है। और 14 छिक 84, यानी कि 85 के आसपास ही है 84, यानी कि 14 छिक 84, यानी कि ये इसका 6 गुना है। ये इसका 6 गुना है, किसका, 14 सही 2/7% का 6 गुना है 85 सही 5/7%। तो अगर ये 6 गुना है तो भाई फिर ये भी तो 6 गुना होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा 6/7। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 85 सही 5/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 6/7 आई। देखो मैं पूरी डिटेल में बता रहा कैसे आई। देखिए आप ये बताओ मुझे, जो ये 85 सही 5/7% है, इस 7 को देखकर मेरे दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आया। क्या आया, 14 सही 2/7% का, कि 14 सही 2/7% एक बहुत आसान सी फ्रैक्शन है। आप सब जानते हो कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। भाई 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, 100 से 100 कटेगा तो 1/7 ही तो बचेगा। तो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/7। और मैं कह रहा हूं कि 85 इसका 6 गुना के आसपास बैठेगा। भाई 14 छिक 84 होता है कि नहीं, तो 85 के आसपास ही है, तो कर दो 6 गुना। भाई 14 में मल्टीप्लाई करो 6 की, 14 छिक 84 प्लस, अब 6 की मल्टीप्लाई 2/7 में करो, 6 दूनी 12, 12/7। आप ये बताओ, जब मैं 12 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 बाहर नहीं चलेगी। भाई 7 एकम 7, 5 से इसफल बचेगा। तो इस 12/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 सही 5/7 लिख सकता हूं क्या। 1 सही 5/7 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, बीच में प्लस लगा दिया तो 84 + 1 85, 85 सही 5/7 ही तो बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा फिर 85 सही 5/7%। इसका मतलब अगर ये 14 सही 2/7% का 6 गुना है तो मेरे भाई ये भी तो 6 गुना होगा फिर 6/7। क्लियर हुई बात। अब समझिए, अगर 85 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/7 आई, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर Q की टोटल इनकम 7 है, Q की टोटल इनकम 7 है, तो 7 में से 6 खर्च कर दिया तो बचाया कितना। आप कहोगे सर बचाया 1। देखिए ये जो 6/7 फ्रैक्शन वैल्यू आई, ये किसकी आई, ये 85 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल इनकम उसकी Q की 7 है तो 7 में से खर्च कितना करेगा। आप कहोगे सर 7 में से खर्च किया उसने 6 यूनिट, तो फिर बचाया कितना। आप कहोगे सर 7 में से उसने 1 बचाया, तो 7 में से उसने कितना बचाया, 1 बचाया। अब समझिए भाई 6/7 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/7
6/7 का मतलब है कि 7 में से उसने 6 खर्च किया तो बचाया उसने 7 में से 1। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि नहीं, बचाया तो उसने 12। 1 यूनिट 12 के बराबर है तो 7 यूनिट 12 से 84 के बराबर हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई क्यू की जो इनकम का रेशो आया वो 84 यूनिट आया, 84 यूनिट। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आर है वो 63 से ही 7/11% खर्च करता है। 63 से ही 7/11, 63 से ही 7/11% क्या करता है मेरे भाई, वो करता है खर्च। अब एक बात बताओ, इस बटे में 11 को देख के आपके मन में एक ख्याल आएगा कि 9 से ही 1/11 एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 9 से ही 1/11 एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है। वो 9 से 1/11 एक परसेंट होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/11। अब देखिए 11 9 99 और 100, 100 से 100 कटेगा तो 1/11 ही तो बचेगा। तो 9 से ही 1/11% का मतलब 1/11। और इसका कितना गुना है, 9 सते 63, 7 गुना है। अगर इधर 7 गुना है तो मेरे भाई इधर भी 7 गुना होगा, 7/11। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं फिर ये कह सकता हूं भाई, क्या कह सकता हूं कि 63 से ही 7/11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 7/11 आई। कितनी आई, 7/11। कितनी आई भाई, 7/11। यानी कि 11 यूनिट अगर आर की टोटल इनकम है तो 11 में से उसने कितना खर्च किया, आप कहोगे सर 7 यूनिट खर्च किया। 11 में से 7 यूनिट खर्च किया तो बचाया कितना, आप कहोगे सर 11 में से 4 यूनिट बचाया। 11 में से कितना बचाया, 4 यूनिट। 11 में से कितना बचाया, 4 यूनिट। तो 63 से ही 7/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 7/11। यानी कि 11 में से वो 7 खर्च करता है तो बचा कितना लेता है, 4। कितने में से, 11 में से। अगर आर की कुल इनकम 11 यूनिट है तो उसने 4 यूनिट बचाया, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि बचाया उसने 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी, 22। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आर की जो इनकम है वो 22 यूनिट है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या। ये छोटी छोटी सी चीज को समझाने में थोड़ा टाइम लगा, वरना जब आप चीजों को समझ पाओगे तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, समझिए। क्या मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूं, आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपलीफाई कर सकते हो। किससे, 2 से कर सकते हो। 2 से काट दोगे 34 दूनी 68, 2 से काट दोगे 42 दूनी 84, 2 से काट दोगे 11 दूनी 22। यानी कि पी क्यू आर की जो इनकम का जो रेशियो आया वो 34:42:11 आया। ठीक है भाई, यहां तक क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है आपसे, क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि भाई पी और आर के वेतन में क्या अंतर है। पी और आर के वेतन में क्या अंतर है, आप ये बताओ। पी का वेतन है कितना, 34 यूनिट। आर का वेतन कितना है, 11 यूनिट। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 23 यूनिट का डिफरेंस है। आप कहोगे 23 यूनिट का डिफरेंस है। वो आपसे 23 यूनिट की ही वैल्यू जानना चाहता है, वो आपसे 23 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आंसर वही ऑप्शन होगा, आंसर वही ऑप्शन होगा जो 23 से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा, पूरा पूरा कटता होगा। अब ये देख लेते हैं हम ऑप्शन से। भाई 23 ही कम, 23 7 और 4 11, 114। ये 23 से नहीं कटता, इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 23 दूनी 46 ज्यादा हो गया। 23 ही कम 23, 7 और 7 14, 142। क्या 142 23 से कटेगा, आप कहोगे सर नहीं, 23 से 142 नहीं कटता। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। 4200 यानी कि 42,000, 42,000 भी 23 से नहीं कटेगा। ऑप्शन कौन सा बचा, आप कहोगे सर ऑप्शन तो डी बचा। इसका मतलब बिना देखे इस पे आप आंसर लगा सकते हो। देखो 23 ही कम 23, 7 और 6 13, 138 और 23 सिक्का 138। इसका मतलब ये 23 से पूरा पूरा कटता है। आपका जवाब कितना हुआ, 36,800। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन ही आप इस सवाल का आंसर दे सकते थे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना तो अब आप कैसे करोगे, समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर की तीनों का योग दिया हुआ है 1,39,200, 1,39,200। ठीक है, यहां पे पी की इनकम कितनी है, 34 यूनिट। क्यू की इनकम कितनी है, 42 यूनिट। आर की इनकम कितनी है भाई, 11 यूनिट। तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी कि 4 से 87 यूनिट। यानी कि तीनों की कुल इनकम कितनी बनी, तीनों की कुल इनकम कितनी बनी भाई, तीनों की कुल इनकम बनी 87 यूनिट।
तीनों की कुल इनकम कितनी बनी मेरे भाई? 87 यूनिट। देखो 34, 42 और 11 इन तीनों की इनकम को जोड़ दो तो वो बनी है 87 यूनिट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है 1,39,200 रुपए, 1,39,200 रुपए। उम्मीद करता हूँ 87 का पढ़ा आपसे नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन 29 का पढ़ा मुझे आता है। ठीक है, समझिए 29 दिए 87, 29 से काट दो, 29 से काट दो, 29 पंजे 145 ज्यादा हो गया, 29 चौका 116 भाई, 29 चौका 116 यानी कि कितना बचा भाई? 23 बचा। 29 चौका 116 यानी कि 23 बचा। ऊपर से 2 उतारोगे तो 232 और 29 अट्ठे 232 यानी कि ये कट गया तुम्हारा 4800 बार, ये कट गया 4800 बार। 3 यूनिट 4800 के बराबर है तो 1 यूनिट 1600 के बराबर होगा। 1 यूनिट 1600 के बराबर होगा कि नहीं? 1 यूनिट की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली भाई, 1 यूनिट 1600 के बराबर है, 1 यूनिट 1600 के बराबर है। मुझे तो 23 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी ना भाई, मुझे तो 23 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी ना, तो 23 गुना 1600 कर दो, 23 गुना 1600। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 2 जीरो होगी। इसमें भी 2 जीरो थी, इसमें भी 2 जीरो थी, लेकिन यहाँ 3 जीरो है, ये आंसर हो नहीं सकता। वहां पे भी 2 जीरो है, लेकिन अब भी हम 3 ऑप्शन में फंस गए। कोई बात नहीं, इन 2 जीरो को बिल्कुल अलग हटा लो, आप यूनिट डिजिट पे फोकस करो। 36, 18 यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें 2 जीरो के बाद 8 आया होगा। 2 जीरो के बाद यहाँ 4 आया, ये भी ऑप्शन नहीं है। 2 जीरो के बाद यहाँ 2 आया, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये तो काट ही दिया था। 2 जीरो के बाद इसी में 8 आता है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका जवाब होगा। तरीके बहुत सारे हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने के, यूनिट डिजिट भी है, डिजिटल सम भी है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, तो यहां से जो आपका जवाब निकला वो क्या निकला? 36,800 रुपए। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 116, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, समझिए क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 भाई ये वाला टाइप होता है आपका खत्म। 3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप पे कराए, और जो ये आपका क्वेश्चन है ये सीजीएल मेंस लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ था। अब जो क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आया सीजीएल के, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके यूपीएसआई में नहीं आ सकता, या यूपी कांस्टेबल में नहीं आ सकता, या फिर रेलवे में नहीं आ सकता। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यही घूम फिर के क्वेश्चन हमारे छोटे एग्जाम में, रेलवे में और सीजीएल में, इनमें ही घूमते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये मेन्स में आया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तगड़ा सवाल है। ज़्यादा बहुत आसान सवाल था, इससे तो तगड़ा सवाल नहीं था ये भाई, ये तगड़ा सवाल है उसके मुकाबले। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन थोड़ी सी उठ पटांग दी हुई है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 116। उम्मीद करता हूँ कि ये तो टाइप आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कैसे हमें क्वेश्चनों को करना है। कई बार तो एग्जामिनर क्या करेगा भाई, बचत का अनुपात देगा, कई बार क्या करेगा, खर्च का अनुपात देगा। क्लियर होगी बात? हमें दोनों ही चीजों में रेशो किसका निकालना है? इनकम का रेशो निकालना है। इनकम का रेशो निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इनकम का रेशो आप निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 116, 3068 रुपए को यहां से एक नया टाइप स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एक नया टाइप स्टार्ट हुआ। 3068 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से 10 रुपए, 14 रुपए, 20 रुपए कम कर दिए जाए तो शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में होगा। इसमें बी का भाग क्या है? आपसे बी का भाग पूछना चाहता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया कि भाई ए बी सी, क्वेश्चन में 3 प्राणी दिए गए हैं ए बी और सी। अब टोटल जो धन है वो है 3068 रुपए। 3068 रुपए थे, टोटल जो धन है वो कितना दिया गया है? 3068 रुपए। इस 3068 रुपए को ए बी सी में बांटा, लेकिन एक शर्त के साथ बांटा। वो शर्त क्या है कि ए के हिस्से में से 10 रुपए कम कर दो, बी के हिस्से में से 14 कर दो, और सी के हिस्से में से भाई 20 रुपए कम कर दो। जब ए के हिस्से में से आप 10 रुपए कम करोगे, बी के हिस्से में से कितना किया? 14 रुपए कम करोगे, और सी के हिस्से में से कितना किया भाई? कम 20 रुपए। सी के हिस्से में से कितना कम किया? 20 रुपए कम कर दिए जाए तो शेष धन जो बचा 5, 6, 7 के अनुपात में होगा। यानी कि 3068
कुल धन था मेरे पास और मैंने क्या किया, इस 3068 रुपए को ए बी सी में बांटा, लेकिन एक शर्त के साथ बांटा। और शर्त क्या है, शर्त ये है कि ए के हिस्से में से 10 रुपए कम कर दिए जाए, बी के हिस्से में से 14 रुपए कम कर दिए जाए, सी के हिस्से में से 20 रुपए कम कर दिए जाए, तो जो शेष धन बचेगा उस धन का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 5, 6, 7। उस धन का अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों, 5, 6 और 7। ठीक है दोस्तों, अब मैं वही धन निकालना चाहता हूं जिस धन का अनुपात दिया गया। अब ध्यान से सुनना भाई, ए के हिस्से में से अगर 10 रुपए कम किए, बी के हिस्से में से 14 कम किए, सी के हिस्से में से 20 कम किए, तो टोटल कितना कम कर दिया। आप कहोगे 20 और 10 30 40 44, टोटल कितना कम किया, 44 यूनिट। टोटल हमने 3068 में से 44 यूनिट कम किया, इसका मतलब ये हो गया कितना, 3024। 3024। तो भाई वो जो धन है, शेष धन जो बचा वो 3024 है, और ये 3024 का ही तो अनुपात दिया गया है 5, 6, 7। जो 5:6:7 जो रेशो दिया गया है वो 3024 का ही रेशो दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। अब आप ये बताओ, ए के हिस्से में कितना है, 5 यूनिट, बी के हिस्से में कितना है, 6 यूनिट, सी के हिस्से में कितना है, 7 यूनिट। तो टोटल कुल धन यहां कितना हुआ, आप कहोगे सर 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो टोटल कुल धन 18 यूनिट आया। जो 18 यूनिट, क्योंकि ये जो 5, 6, 7 आया ये इस 3068 का रेशियो नहीं दिया। 10, 14, 20 कम करने के बाद जो शेष धन बना वो कितना बना, 3024। इस 3024 को बांटा गया 5, 6, 7 के रेशो में, तो यहाँ पे कुल धन कितना आया, 18 यूनिट। तो 18 यूनिट ही 3024 के बराबर है। 18 यूनिट ही 3024 रुपए के बराबर है। अगर 18 यूनिट 3024 के बराबर है तो आप मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर 18 से काट दो, 18 कम 18, 12, 122 बचा भाई, 18 छिक्का 108, 18 छिक्का कितना हो गया, 108। ठीक है, 14 बचा और 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे कितना होगा, 144। तो मैं कहूंगा कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 168 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 168। आपसे पूछना क्या चाहता है मेरा भाई, बी का भाग क्या होगा, और बी का भाग कितना है, बी का भाग है 6 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 168 के बराबर है तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 48 का 8 का लगे 4, 6 छंग 36, 4 40, 4 6 कम 6 और 4 10, यानी कि 1008, यानी कि 1008। क्या ऑप्शन में कहीं 1008 दिखाई दिया, आपको नहीं दिखाई दिया होगा। देखिए ये जो 1008 रुपए आया बी का हिस्सा, ये 3024 में से आया कि भाई 3024 में से बी को 1008 रुपए मिले। लेकिन वो आपसे पूछना ये चाहता है कि भाई मुझे तो बताओ 3068 में से कितने मिले। तो 3068 में से कितने मिले, कितने कम किए थे मेरे भाई, आप कहोगे 14 रुपए कम किए थे, तो 14 वापस ऐड तो कर दो, 14 वापस ऐड तो कर दो, तो आप कहोगे सर 1022 रुपए हो जाएगा। और आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में भी है, तो बिल्कुल सही बात है, आपका जवाब बी ऑप्शन होगा। क्लियर होगी बात, 1022 यानी कि 3068 रुपए में से बी का जो धन है वो 1022 रुपए है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत आसान था, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या दिया गया है कि 1470 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर इनके भागों का जो अनुपात है वो 1:3:2 रह जाता है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा। बड़ा आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में एक आ गया कि भाई एक आदमी के पास 1470 रुपए है। इस 1470 रुपए को वो ए बी सी में इस प्रकार वितरित करता है। किसमें वितरित करता है, ए बी और सी, 3 प्राणियों में वितरित करता है, ए बी और सी में, ठीक है। इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर, यानी कि अगर ए के भाग में से भी 50 रुपए कम किए, बी के भाग में से भी 50 रुपए कम किए और सी के भाग में से भी 50 रुपए कम करिए, तो फिर टोटल कितने कम किए भाई, टोटल कितने कम किए, 5 3 15, यानी कि टोटल 150 कम कर दिए। तो 1470 में से 150 रुपए उसने कम कर दिए। कितने कम कर दिए, 150 रुपए। तो कितना बचा फिर, ये बचा 1320 रुपए। कितना बचा दोस्तों, 1320 रुपए। और वो 50 रुपए कम कर देने पर इसके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। यानी कि जब प्रत्येक के हिस्से में से 50-50 रुपए कम करता है, प्रत्येक के हिस्से में से जब वो 50-50 रुपए कम करता है, तो जो शेष धन बचता है उसका अनुपात
1:3:2 रह जाता है। कितना रह जाता है? 1:3:2 रह जाता है। और शेष धन कौन सा बचा दोस्तों? 50 कम करने के बाद आपके पास बचा ये 1320 रुपए। ये शेष धन बचता है 1320 रुपए, यानी कि इस 1320 रुपए का ही अनुपात 1:3:2 है। तो यहाँ पे टोटल धन कितना हुआ दोस्तों? आप कहोगे सर 3 और 2 5, 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि टोटल धन 6 यूनिट हुआ। टोटल धन कितना हुआ? 6 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया? 1320, मतलब जो बचा शेष धन वो कितना हुआ? 1320। तो ये 1320 के बराबर है। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं। 1 यूनिट की वैल्यू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 0, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 220 आई। आपसे पूछना क्या चाहता है मेरे भाई? आपसे पूछना चाहता है वो सी का भाग क्या होगा। सी का भाग कितना है? सी का भाग है 2 यूनिट। सी का भाग कितना है? सी का भाग है 2 यूनिट। 1 यूनिट अगर 220 के बराबर है तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा? आप 2 की मल्टीप्लाई 220 में कर दोगे तो 440 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 440 के बराबर। 1 यूनिट 220 के बराबर, 2 यूनिट 440 के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है? सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा? अरे 1470 रुपए में से बताना है कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा। देखो ऑप्शन में 440 भी दिया हुआ है, लेकिन मेरे भाई हमने 50 रुपए कम भी तो किए थे, उस 50 रुपए को भी तो जोड़ना था। 50 रुपए को जोड़ोगे तो सी का धन 1470 रुपए में से कुल कितना हुआ? 490 रुपए। 490 रुपए, और ये सी ऑप्शन ही आपका जवाब होगा, न कि डी ऑप्शन। क्लियर हुई? क्योंकि 440 रुपए तो 1320 रुपए में से मिला, और 1320 रुपए तो कहीं क्वेश्चन में दिया ही नहीं। क्वेश्चन में तो 1470 रुपए में से बताना था कि सी का धन कितना है। तो 50 रुपए वापस ऐड कर दो तो 1470 रुपए में से 490 है। उम्मीद करता हूं बहुत आसान सा सवाल था, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, 15,525 रुपए की राशि को सुनील, अनिल, जमील के बीच बांटा गया है। अगर 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए क्रम से उनके शेयरों से कम हो जाते हैं तो उनकी शेष रकम 7:10:13 के अनुपात में होगी। ठीक है, यदि उनके मूल शेयरों में क्रम से 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए जोड़ दिए जाए तो उनको प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन आसान तो है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, समझिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि 15,525 रुपए की राशि को, भाई कितने धन है? टोटल कितना धन है? 15,525 रुपए। टोटल धन है 15,525 रुपए की राशि को सुनील, अनिल और जमील, 3 प्राणी हैं, सुनील, अनिल और जमील, सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया है। अगर 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए क्रम से उनके शेयरों से कम हो जाते हैं। भाई 22 रुपए तो सुनील के शेयर से कम हो गए, 35 रुपए अनिल के शेयर से कम हो गए और जमील के शेयर से 48 रुपए कम हो गए। तो टोटल 22 और 35 कितना हुआ? 57, और 57 और 48 कितना हुआ दोस्तों? 105। यानी कि टोटल 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए, यानी कि टोटल 105 रुपए अनिल, वो सुनील, अनिल और जमील तीनों के इकट्ठे टोटल कितना कम हुए? 105। यानी कि 15,525 में से अगर मैं 105 रुपए कम कर दूं, 105 रुपए कम कर दूं तो कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा भाई 15,420। 15,420 उनके शेयरों से कम हो जाते हैं तो उनकी शेष रकम क्या आई? आप शेष रकम बताओ क्या आई? शेष रकम आई 15,420। इसने क्वेश्चन में भी यही कहा कि उनकी शेष रकम 7:10:13 के अनुपात में होगी, यानी कि 15,420 ही 7, 10 और 13 के अनुपात में होगी। ये शेष रकम आई 15,420। प्रत्येक के भाग में से 22, 35 और 48 रुपए, यानी कि टोटल 105 रुपए कम कर देने के बाद जो शेष रकम बनी वो 15,420 बनी, और इसी का जो अनुपात दिया वो 7:10:13 के अनुपात में होगी। ये क्वेश्चन में कहा गया। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि उनके मूल शेयरों में क्रम से 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए
जोड़ दिए जाए तो उनको प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब सबसे पहले में मूल शेयर निकालना पड़ेगा। मूल शेयर का मतलब है कि 15,420 में से प्रत्येक को कितना कितना मिला, वो मूल शेयर नहीं है। मूल शेयर है 15,525 में से सुनील को कितना मिला, अनिल को कितना मिला और जमील को कितना मिला, यानी कि 15,525 रुपए में से बताना है कि मूल शेयर प्रत्येक का कितना होगा। देखिए ये जो अनुपात दिया गया है, ये अनुपात आपका 15,420 का है। तो यहां पे टोटल तीनों का कुल धन कितना हुआ भाई, टोटल तीनों का जो कुल धन हुआ, आप कहोगे सर 13 और 7 20 और 10 30, तीनों का कुल धन कितना हुआ दोस्तों, 30 यूनिट हुआ, 30 यूनिट। लेकिन ये जो 30 यूनिट है ये तो 400, ये तो इसके बराबर होगा भाई, 15,420 के बराबर होगा। ये 30 यूनिट 15,420 के बराबर होगा, क्योंकि 15,420 का जो शेष धन बचा उसी का तो रेशियो है ये। तो 30 यूनिट किसके बराबर है, 15,420 के। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं भाई, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 कम 3, 3 चौक 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 514 आ चुकी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 514 आ चुकी तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 2 7 और 2 9, 7 चौक 28, 8 2 7 एकम 7 2 9 7 पंजे 35, 3598। ये कितना हो गया, यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, यानी कि 5140 रुपये। और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई, 13 यूनिट की वैल्यू 13 चौका 52 का 2 का लगे 5, 13 एकम 13 और 5 कितना हो गया 18 का 8 का लगू 1, 13 पंजे 65 और 1 66, यानी कि 6682। 15,420 रुपए में से सुनील को कितना मिलता है, 3598 रुपए। 15,420 में से इस अनिल को कितना मिलता है, 5140 रुपए। 15,420 में से इस जमील को कितना मिलता है भाई, 6682 रुपए। ये मूल शेयर नहीं आया। अब मूल शेयर निकालना है ना मुझे, तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि उसके मूल शेयरों में क्रम से, तो सबसे पहले मूल शेयर निकालेंगे, ठीक है। तो मूल शेयर कैसे निकालोगे भाई, सुनील के हिस्से में से 22 रुपए कम किए थे, वापस 22 रुपए इसको वापस दे दो। अनिल के हिस्से में से 35 रुपए कम किए थे, तो वापस 35 रुपए इसको वापस दे दो। 48 रुपए जमील के हिस्से में से कम किए थे, तो 48 रुपए जमील को वापस दे दो, ठीक है। तो अब यहां से मूल शेयर 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 2 12, 6 यानी कि 3620, 5 और 3 7, 5175 और 8 और 2 10, 8 और 4 12 और 1 13, ये हो गया 6730। तो इसका मतलब सुनील को 15,525 रुपए में से 3620 रुपए मिलता है, और इसको अनिल को 15,525 में से 5175 रुपए मिलता है, और जमील को 15,525 में से 6730 रुपया मिलता है। ये मूल शेयर है, ये अनिल उसका सुनील का, अनिल का और जमील का मूल शेयर है। क्योंकि मूल शेयर का मतलब है जो टोटल धन हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसमें से प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना है। तो मूल शेयर तो भाई निकल चुका, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि उनके मूल शेयरों में क्रम से 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए जोड़ दिया जाए, 16 रुपए तो इसमें जोड़ दिया जाए, 77 रुपए इसमें जोड़ दिया जाए, और इसमें कितना 37 रुपए जोड़ दिया जाए, 37 रुपए जोड़ दिया जाए, तो उनको प्राप्त होने वाली राशि का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे 6 2 और 1 3, 3636 रुपए। यहाँ पे कितना होगा, 7 और 5 12, 7 और 7 14 1 15, 5252 रुपए। यहाँ कितना होगा, 7 3 और 3 6, 6767 रुपए। तो ये जो 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए जोड़ दिए जाने के बाद उनको प्राप्त राशि का अनुपात, तो प्राप्त राशि क्या हुई जोड़ने के बाद, क्या हुई भाई, मूल शेयरों में 16, 77 और 37 रुपए जोड़ने के बाद जो प्राप्त राशि मिलती है वो 3636, 5252 और 6767 प्राप्त हुई। अब वो आपसे इनका रेशियो पूछना चाहता है, इनका रेशियो ही आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, समझिए फिर कि इनका अनुपात कैसे निकलेगा। आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। देखिए समझिए भाई, यहां पे मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा कि 1001
एक ऐसा इंपॉर्टेंट नंबर है कि इस 1001 में आप किसी भी 3 अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई करो, वो रिपीट होकर 6 अंकों की बन जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस 1001 में 312 की मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई ये रिपीट हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई की, ये रिपीट होकर 6 अंकों की बनेगी, यानी कि 312 312। क्या ये 312 312 दो बार रिपीट हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल हुआ, और ये 6 अंकों की संख्या बन जाएगी, यानी कि 1001 में आप किसी भी 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई करो, वो रिपीट होकर 6 अंकों की बन जाती है। क्लियर हुई बात? ठीक इसी प्रकार देखो, ठीक इसी प्रकार 1001 नहीं 101, ठीक इसी प्रकार 101 एक ऐसा इंपॉर्टेंट नंबर है कि इसमें आप किसी 2 अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई करो, किसी भी 2 अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई करो तो वो रिपीट होकर 4 अंकों की बन जाती है। जैसे मैं इसमें लिखता हूं 23 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो 23 की मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो ये 4 अंकों की बनेगी और रिपीट होगा ये 23 23 दो बार रिपीट होगा, 23 23 यार 4 अंकों की संख्या बनेगी। अगर मैं इसमें 56 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 56 56 बन जाएगा, ये 56 56। ठीक है, देखो कैसे भाई 101 में मैं 56 की मल्टीप्लाई की, क्या मैं 101 को ऐसे लिख सकता हूं 100 + 1? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, और गुणा 56 है भाई। 101 को मैं लिख सकता हूं 100 + 1 यानी कि 101 और 56 है। 56 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 5600, और 56 की मल्टीप्लाई से 1 में करोगे +56, तो 5600 में 56 जोड़ोगे तो 56 56 ही तो प्राप्त होगा। यानी कि 101 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप किसी 2 अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4 अंकों की संख्या बन जाती है, और वो संख्या 2 अंकों वाली रिपीट होती है। ठीक है, 2 बार रिपीट होती है। ठीक है, समझिए। अब ये बताओ, ये चीज तो आप समझ ही चुके होंगे। अब आप ये बताओ, इन जो यहां पे प्राप्त राशि हुई, जो यहाँ पे प्राप्त राशि, क्या इसको देखकर दिमाग में घंटी बजी कि भाई 36 36 52 52 67 67 ये तो रिपीट हो रही है? भाई 2 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 101 से पूरा पूरा सिंप्लीफाई होगा ये नंबर 3636, 101 से पूरा पूरा सिंप्लीफाई होगा 36 बार, यानी कि 36 की मल्टीप्लाई 101 में करते हो तो 36 36 बनेगा, तो 101 से सिंप्लीफाई हो गया। ये 101 से 52 बार कटा और ये 67 बार कटा, तो आपका जो रेशो बना वो 36 52 67 बना। कितना बना? 36 रेशो 52 रेशो 67, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, और यही इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन बहुत आसान था, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पढ़ने के बाद वाकई में पसंद आएगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम क्वेश्चन नंबर 118 पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पे पढ़ते रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है दोस्तों, बाय, टाटा।